नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो कल रात को यानी 30 मार्च की रात को जबरदस्त हमला ईरान के ऊपर हुआ था, इस्फहान पर हमला हुआ था और आज सुबह से ईरान लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। जो खबरें आई हैं बेनई बराक में, जोसडैन में और तेल अवीव में हमले की खबरें हैं और ये जबरदस्त खबरें हैं। जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, जिस तरह के वीडियोस आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये सिविलियन इलाकों में भी हमले हुए हैं और इन हमलों में सीधे सीधे पूरे पूरे अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ ने एक पोस्ट लगाई है फेसबुक पर, आईडीएफ ने एक पोस्ट लगाई है जिनमें उन जगहों के नाम लिखे हैं और तस्वीरें दी हैं जहां पर सिविलियन इलाकों में हमले हुए हैं। अब मजेदार बात यह है कि आईडीएफ ईरान के ऊपर आरोप लगा रहा है कि सिविलियन इलाकों में हमला कर रहा है, जबकि कल सुबह मैंने बताया था कि इस्फहान में जो हमला हुआ है उस हमले में एक स्कूल के ऊपर हमला हुआ जिसमें 21 लोग मारे गए। उन बच्चों की तस्वीरें सामने आई हैं। तो जो लगातार खुद सिविलियन इलाकों पर हमला कर रहे हैं वो इन इलाकों पर हमले से परेशान है। वैसे ईरान ने इन इलाकों पर हमला क्यों किया, जबकि आमतौर पर वो सिविलियन इलाकों पर हमला करने से अभी भी बच रहा है? मैं आपको याद दिला दूं कि ईरान ने यह धमकी दी थी कि जो इजरायली और अमेरिकन ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और मोसाद सीआईए के एजेंट अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, अब सीधे उनके घरों को निशाना बनाया जाएगा। इन हमलों को देखकर लगता है कि शायद यही निशाने बनाए गए। डिटेल्स हमेशा बाद में आती हैं, जब बाद में आएंगी तो मैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी जो पक्की खबर है वो खबर यह है कि इजराइल के अंदर इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ईरान लगातार हमला कर रहा है। 31 तारीख की दोपहर का वक्त है ये। ईरान में और इजराइल में अभी सवेरे का वक्त होगा और उस समय ईरान लगातार हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर। ये हमले लगातार हो रहे हैं, लगातार मिसाइलों का इंपैक्ट हो रहा है और इजराइल के अंदर हड़कंप सा मचा हुआ है। सारे अखबारों में ये खबरें आ रही हैं। तो पहली बात तो यह कि लगातार ये कितना भी दावा कर लें, कल रात को जो इस्फहान में हमला हुआ है वो भयंकर हमला था। 21 लोग मारे गए, इसके अलावा न्यूक्लियर इलाकों पर हमला किया गया। लेकिन अभी कुछ घंटे बीते हैं कि पलटकर ईरान ने जबरदस्त हमला किया है इजराइल पर। यह तो सबसे बड़ी खबर। दूसरी खबर जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसका सुबह मैंने जिक्र किया था और कहा था कि इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कल यूएई की एक पाइपलाइन उड़ा दी है ईरान ने। यह पाइपलाइन है हाबशान से फुजैरा रूट की पाइपलाइन। दरअसल अगर आप इस मैप को देखेंगे, इस नक्शे को देखेंगे, तो मिडिल ईस्ट में दो ऐसी पाइपलाइंस हैं जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास कर सकती हैं। यानी मैक्सिमम जो तेल वगैरह स्ट्रेट होर्मुज से जाता है इस पाइपलाइन से पास कराकर सीधे पोर्ट पर ले जाया जा सकता है। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरे बिना ये ऑयल और जो बाकी सारी गैस वगैरह है ये इस पाइपलाइन से पास हो सकती। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का जिस तरह से कब्जा है, उस कब्जे को बेकार करने के लिए ये दो पाइपलाइंस काम आ सकती हैं जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो यूएई की पाइपलाइन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, हाबशान फुजैरा रूट, इसको बताया जा रहा है कि इजराइल ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है ताकि यूएई के इस रूट का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पास करने के लिए ना किया जा सके। इसके अलावा जो दूसरी पाइपलाइन है, यानबू अल बकैक जो पाइपलाइन है, जो सऊदी अरबिया की पाइपलाइन है, वो इकलौती अब एक पाइपलाइन बची है जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास किया जा सकता है। इजराइल और अमेरिका लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं। कल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी आया था कि होना यह चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हम बेकार कर दें, सारे अरब मुल्कों की पाइपलाइन हमारे यहां से पास हो और हाइफा से सारी दुनिया में तेल एक्सपोर्ट हो। यानी तेल का जो पूरा बिजनेस है उस पर इजराइल इनडायरेक्टली अपना हक जमाना चाहता है कि अरब मुल्क अपना सारा तेल वाया पाइपलाइन इजराइल तक पास करें और वहां से हाइफा बंदरगाह से तेल जो है वो सारी दुनिया में जाए। और कल को इजराइल इस पर टाल वसूलना शुरू करे तो कोई अरब मुल्क कुछ बोल ना पाए, क्योंकि बोलेगा तो अमेरिका का डंडा उसके सर पर है। दरअसल पेट्रोल, डीजल और गैस, इस पर अमेरिका और इजराइल जिस तरह का कब्जा चाहते हैं उसी का नतीजा है ये वार।
ईरान ने अपने तेल को नेशनलाइज किया हुआ है। ईरान के तेल से अमेरिका को फायदा नहीं मिलता है, इसीलिए 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद से ही अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ दुश्मनाना रुख अपनाया हुआ है। एक और बात चली और वो बड़ी अजीबोगरीब बात है, उसको सुनना और समझना बहुत जरूरी है। कल व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता हैं वो बयान दे रही थी मीडिया के सामने, और जब सवाल पूछे गए कि आपके सारे बेस उड़ा दिए गए हैं, आपके राडार और बाकी सब ईरान ने उड़ा दिए हैं, इतना सारा पैसा खर्च हुआ है, ये आएगा कहां से? तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ये पैसा अरब मुल्क ही दें। अब जरा इस बात को समझिए। अरब मुल्कों में अमेरिका ने बेस बनाए, इन बेसेस का सारा खर्चा उठाया अरब मुल्कों ने, सऊदी ने, कतर ने, बहरीन ने, यूएई ने, इन मुल्कों ने सारा खर्चा उठाया ये बेस बनने का। वादा किया गया था कि ये बेस होगा तो इन मुल्कों पर कभी कोई खतरा नहीं आएगा, इन तक कोई मिसाइल, कोई रॉकेट नहीं पहुंचेगी। नतीजा ये हुआ कि पहली ही जंग जब फंसी तो ये सारे के सारे बेस अरब मुल्कों को बचाने में नाकाम रहे। अमेरिका के बेस पैसा खर्चा किया अरब मुल्कों ने, हमला हुआ तो वो बचा नहीं पाए, बर्बाद हो गए, और अब जब उनको दोबारा बनाने की बात चलेगी तो पैसा देंगे अरब मुल्क। ऐसा बैंक तो खुदा सबको दे, भगवान सबको दे, गॉड सबको दे। ऐसा बैंक जो केवल पैसा देने के लिए बना है, जिसको कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। आपने पैसे दिए, आपकी सिक्योरिटी बनी, और सिक्योरिटी जब नहीं चली तो आप ही पैसे देंगे। इस तरह से अरब मुल्कों को अपनी गुलामी कराता है अमेरिका। और जो नहीं करता है उसके साथ क्या होता है? ईरान का एसेट फ्रीज किया हुआ है सारे दुनिया के मुल्कों ने। अमेरिका में एसेट फ्रीज है, यूरोप में एसेट फ्रीज है, साउथ कोरिया में एसेट फ्रीज है, और जापान जैसे मुल्क में भी एसेट फ्रीज है। यहां तक कि चाइना में भी एसेट्स फ्रीज किए गए हैं। एसेट फ्रीज करने का क्या मतलब है? 1979 के पहले ईरानी पैसा जो इन मुल्कों के बैंक में था, ईरान की जो बिल्डिंग्स थी, ईरान के जो बिजनेस थे, जो स्टेट के बिजनेस वगैरह थे, उन सबको जब्त कर लिया गया। अमेरिका में एक मुकदमा किया गया, कहा गया बेरूत में एक बम विस्फोट हुआ था, उसके लिए ईरान जिम्मेदार है। ईरान ने मना किया कि नहीं, हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वहां के कोर्ट ने फैसला दिया कि ईरान जिम्मेदार है, और ईरान का सारा पैसा, सारी संपत्ति, जो जमीन वगैरह थी, जो स्टेट की थी अमेरिका में, वो जब्त कर ली गई और पूरी दुनिया में जब्त कर ली गई। अगर केवल इसका कीमत देखें तो आज के डेट में 100 से लेकर 120 बिलियन डॉलर इसकी कीमत है जो जब्त कर ली गई। यह ईरान का पैसा ईरान को वापस नहीं किया गया। ईरान ने लगातार यह डिमांड की है कि यह पैसा हमारा वापस होना चाहिए। जब समझौता हुआ था, ओबामा ने जब समझौता किया था ईरान के साथ, एटॉमिक समझौता किया था, तब कुछ संपत्ति को डीफ्रीज किया गया था, कुछ जब्त की गई संपत्ति को ईरान को सौंपा गया था, लेकिन ट्रंप ने आकर वो समझौता कैंसिल कर दिया, और कैंसिल होने के बाद फिर से ईरान की संपत्ति फ्रीज हो गई। इसमें से कई सारी संपत्तियों को तो बेचा जा चुका है, उसका यूज किया जा चुका है। इसीलिए इस वार में जब ईरान ये डिमांड कर रहा है कि हमको मुआवजा दिया जाए, तो यह मुआवजा जरूरी नहीं है कि ईरान के अकाउंट में जमा करे अमेरिका, बल्कि जो ईरान की फ्रीज की हुई संपत्ति है, एसेट जो उसके फ्रीज किए हुए हैं दुनिया भर में, उनको डिफ्रीज करने की बात है। वो अगर ईरान को वापस मिल जाए तो भी 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा के हैं। आप सोचिए, ईरान को नए सिरे से बनाने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो याद रखिए, जब ईरान बार बार मुआवजे की बात कर रहा है तो वो अपने एसेट्स को भी डीफ्रीज करने की बात कर रहा है। ये एसेट्स अगर इस जंग के बाद हुए समझौते में डीफ्रीज हो गए तो ईरान के लिए खुद को नए सिरे से बनाना बेहद आसान हो जाएगा। और समझिए इस बात को कि एक तरफ अरब मुल्क हैं जो बिल पर बिल फाड़े जा रहे हैं, अमेरिका बिल फाड़ता है और चुकाते हैं, ट्रंप घूमने आता है, उसको करोड़ों का जहाज दिया जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर दिए जाते हैं, और उसके बाद जब ट्रंप के एयरबेस टूटते हैं तो उनको बनाने का पैसा भी अब अरबों से ही वसूलने की बात हो रही है। एक ऐसे पैसा वसूला जाता है, और एक जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है, जो खुद मुख्तार होता है, उसका एसेट फ्रीज कर दिया जाता है दुनिया भर में। ये फर्क शायद आप समझ सकें।
और इसीलिए ईरान सबकी नजरों में कांटा बना हुआ है, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी हो और चाहे अमेरिका हो। यही वजह है कि ईरान के ऊपर यह जंग डाली गई है। यही वजह है कि ईरान को तबाह बर्बाद करने का कंपटीशन चल रहा है इजराइल और अमेरिका में। लेकिन ईरान ने जो ताकत जुटा कर रखी थी उसकी उम्मीद इन्हें नहीं थी, इसीलिए हिसाब बिल्कुल बराबर हो रहा है। ईरान में यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ था। ईरान ने पहले इजराइल की एक यूनिवर्सिटी पर हमला किया और अब इराक में जो अमेरिका ने यूनिवर्सिटी बनवाई थी उस यूनिवर्सिटी को नेस्तनाबूद कर दिया है। उस यूनिवर्सिटी के ऊपर मिसाइलों से हमला किया है और वो यूनिवर्सिटी पूरी तरह से तबाह हो गई है। और ईरान ने यह धमकी पहले से दी हुई है कि और भी जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर हमला होगा तो आने वाले दिनों में अगर गल्फ के अंदर और इजराइल के अंदर जो अमेरिकी और इजरायली यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर आप नए सिरे से हमले देखें तो ज्यादा अचरज करने की जरूरत नहीं है। हालत यह है कि बेरूत में जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है उसने अपना कैंपस बंद कर दिया है और कहा है कि अब वर्क फ्रॉम होम होगा, यहां क्लासेस नहीं चलेंगे। यानी उसको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। कुवैत के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। मैंने आपको बताया था कि कुवैत का एक जहाज जो यूएई में पोर्ट पर था जिसमें पूरी तरह से क्रूड ऑयल भरा हुआ था, ईरान ने उस पर हमला किया और उसको पूरी तरह से जलाकर बर्बाद कर दिया। साथ में डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ था, लेकिन ईरान ने कहा कि यह हमला हमने नहीं, इजराइल ने किया है। अब देखिए कुवैत का भी थोड़ा सा इतिहास याद कर लेना। मिडिल ईस्ट का इतिहास बड़ा अजीबो गरीब है। कुवैत के एक प्रोफेसर बाकायदा वीडियो पे इस बात को बता चुके हैं, काफी पहले बता चुके हैं कि जब इराक ईरान वार चल रहा था तो कुवैत ने तकरीबन $21 बिलियन दिए थे सद्दाम हुसैन को ताकि तेहरान पर बमबारी की जा सके। तो इतिहास बहुत मजेदार है और इसी का फायदा, जो आपसी दुश्मनियां हैं, इसका फायदा अमेरिका और इजराइल लगातार उठा रहे हैं। कहने को सब अपने आप को उम्मत का हिस्सा कहते हैं। आप देखिए कल एक बयान जारी हुआ है जिसमें जॉर्डन भी है, सऊदी अरबिया भी है, यूएई भी है, सारे आप कह सकते हैं जीसीसी कंट्रीज हैं, जिसमें कहा गया है कि अल अक्सा को जिस तरह से बंद रखा गया है, अल अक्सा जिसको बैतुल मुकद्दस कहते हैं, उसको जिस तरह से बंद रखा गया है उसको लेकर सबने मजम्मत की है इजराइल की। तो ये सब करते हैं, मजम्मतें करते हैं, लेकिन इसके आगे कभी नहीं बढ़ पाते। अपने आप को एक उम्मत का हिस्सा जरूर कहते हैं, लेकिन अगर इतिहास देखेंगे तो आपस की लड़ाइयां दुनिया भर की हैं इनकी, और उन्हीं लड़ाइयों का फायदा अमेरिका और इजराइल उठा रहे हैं लगातार। जैसे सऊदी अरबिया को यह डर है कि कहीं ईरान इतना मजबूत ना हो जाए कि इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान का महत्व बढ़ जाए। यूएई का अपना डर है। यूएई ने इजराइल और अमेरिका से इतना ज्यादा खुद को जोड़ के रखा हुआ है और अपने आप को ऐसा बिजनेस हब बना के रखा है कि उसको डर है कि अगर ईरान मजबूत रहा तो कल को हमारी जो बादशाहत है इस फील्ड में वो खतरनाक हो सकती है। ईरान के पास न तेल की कमी है, न हिस्ट्री की कमी है, न खूबसूरत इलाकों की कमी है। वो बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बन सकता है अगर उसके ऊपर से सारे प्रतिबंध, सारे जितने सैंक्शन हैं वो हटा दिए जाए। तो ये सब चाहते हैं कि ईरान कमजोर बना रहे, ये सब चाहते हैं ईरान पर सैंक्शन रहे, और ईरान ने भी अपने तरीके से इन सब से अलग अलग टाइम पे मुकाबला किया है। ईरान की भी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे किस्से मिल जाएंगे जब इन मुल्कों को नुकसान पहुंचाया गया है, और वो सब इनके हिस्ट्री में है, इनके इतिहास में है। जब 4-5 हजार सालों का इतिहास होता है तो लड़ाइयां भी कबीलों की होती हैं, लड़ाइयां भी खानदानों की होती हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो हैं, और जिसका फायदा मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्त उठाया है। लेकिन आज की कंडीशन अगर देखें तो बहुत सीधी सी बात है कि इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट की जीसीसी कंट्रीज को सिर्फ एक ऐसे बैंक की तरह जानते हैं जिनसे आप चेक लेते जाइए, जिनके चेक भुनाते जाइए, वापस ₹1 नहीं करना है, और जो आपकी एक घुड़की पर खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए जो चाहते हैं वो इनके साथ करते हैं। ऐसे में अगर इन मुल्कों को यह समझ में आए कि इनके असल दुश्मन अमेरिका और इजराइल हैं, और ये एक साथ खड़े होकर अमेरिका और इजराइल को किनारे कर सकें, तो यकीन जानिए कि मिडिल ईस्ट से ज्यादा संपन्न, पैसे वाला और मजबूत इलाका दुनिया में नहीं होगा। लेकिन फिलहाल इसकी कोई उम्मीद मत कीजिए। फिलहाल ये आपस में लड़ते रहेंगे, जिसका फायदा अमेरिका और इजराइल उठाते रहेंगे।
ये तो ईरान ने अपनी ताकत जुटाई थी, 20 साल की तैयारी की थी और रशिया और चाइना के साथ जो अच्छे रिश्ते बनाए थे उसके चलते वो इजराइल को ऐसा जवाब दे पा रहा है कि इजराइल के नागरिक इस समय आपको इजिप्ट और जॉर्डन के रास्ते भागते हुए दिख रहे हैं। वीडियोज आ रहे हैं, आरटी ने एक वीडियो डाला है और इसके अलावा खबरें भी हैं, इजरायली अखबारों की खबरें हैं, टाइम्स ऑफ इजराइल और जेरूसलम पोस्ट की खबरें हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इजरायली लगातार अपना मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। इसकी तुलना एक और घटना से आप कीजिए। फार्स न्यूज एजेंसी पर एक खबर आती है जिसमें शिराज के अंदर एक शादी हो रही है, एक निकाह हो रहा है। और वो निकाह कहां हो रहा है? एक शहीद की कब्र के अगल बगल खड़े होकर एक जोड़ा निकाह कर रहा है। यह किस्सा आता है ईरान से। शोर मचा था कि ईरान में लड़ाई होगी तो यूरोप में भाग के लोग आएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन एक ईरानी मुल्क छोड़कर नहीं जा रहा है। ऐसी खबरें तमाम हैं कि दूसरे मुल्कों से ईरानी अपने मुल्क में पहुंच रहे हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए। शिराज की खबर मैंने आपको बताई कि दो युवा शादी कर रहे हैं, दो जवान लोग शादी कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, और ये कहां कर रहे हैं? शिराज में एक शहीद की कब्र के अगल बगल। और दूसरी तरफ इजराइल में आप देखते हैं लगातार भगदड़ मची हुई है, लगातार लोग इजराइल छोड़ रहे हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हम कब तक बंकर के अंदर रहेंगे, और एक अफरा तफरी मची हुई है। वो तो अमेरिका का सहारा है, वरना इजराइल में जाने क्या क्या हो चुका होता। इसीलिए कितने बम गिरे, कितने घर गिरे, कितने लोग मरे, ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कौन कितना दर्द सहने को तैयार है। और फिलहाल ऐसा लगता है कि इस मामले में ईरानी बाकी सबसे बहुत आगे हैं, इसीलिए जंग में उनको हरा पाना फिलहाल तो नामुमकिन लग रहा है। आगे क्या होता है, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे लगातार मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी ताकत बनना चाहें तो बड़ी आसानी से स्क्रीन पर दिया हुआ कोड, QR कोड स्कैन करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमारी ताकत बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।